स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सहायता से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कैसे लिखा जाता है? अगर नहीं पता है तो चलिए आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द्वितीय वर्ष का विषय, डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षा विकास का इकाई 2। जी हाँ, ये इकाई 2, इस पर 15 अंक आवंटित है। इस वीडियो में हम इस इकाई के अंक विभाजन की बात करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे और मैं ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे वस्तुनिष्ठ की हेल्प से लघु उत्तरीय की मदद से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा, वीडियो मिस मत कीजिएगा जरा सा भी, वीडियो के एंड तक पूरा देखना है आपको। एक वीडियो देख के 15 अंक हासिल होंगे, सोच लीजिए डीएलएड की परीक्षा पास कर लेंगे आप इस विषय की एक वीडियो देखकर। तो स्टूडेंट वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपको और भी विषयों की वीडियो लेक्चर्स देखनी है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनेगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्रत्येक विषय का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आप पूरा देख सकते हैं। हर विषय की वीडियो लेक्चर मौजूद है। साथ ही साथ आप नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको नोट्स मिलेंगे, बहुत ही कम दाम में नोट्स मिलेंगे आपको, जिससे आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो लो तो वीडियो मिस नहीं करे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा विषय शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षक विकास, इसका इकाई 2 जिसका नाम है शाला प्रभावशीलता और शालेय मानदंड, इसका इकाई का अंक विभाजन कैसा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर यहां पर शाला प्रभावशीलता लिखा है इस पाठ का नाम, तो समझ जाइए आपका हर प्रश्न जो है किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, शाला प्रभावशीलता से। इस बात को ध्यान रखिए। अक्सर छात्र क्या करते हैं, डीएलएड के पढ़ाई जब शुरू करते हैं तो बस ऐसे ही प्रश्न उत्तर पढ़ने लगते हैं, लेकिन नहीं, कभी ऐसे प्रश्न उत्तर मत पढ़ो। पहले क्या करो, उस इकाई को समझो, उस इकाई किससे आधारित है, किससे जुड़ी है वो समझो, फिर उसका अंक विभाजन देखो, उसमें कितने अंकों के कौन से प्रश्न आते हैं ये देखो, उसके बाद पढ़ना शुरू करो, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, कभी फेल नहीं होंगे। फेल तो दूर की बात है, आप 80-90% बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस इकाई 2 के अंक विभाजन की बात करते हैं। तो इस इकाई 2 पर कुल अंक आवंटित है 15। टोटल कितने अंक आवंटित है? 15 अंक आवंटित है। इस इकाई में 1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, तीनों वस्तुनिष्ठ होंगे, ध्यान रखिएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको वस्तुनिष्ठ से लेकर इन सभी प्रश्नों की गारंटी आपको मिल जाएगी, पूरा सॉल्व करना सीखोगे। 2 मार्क्स का 2 प्रश्न है, यहां पर 3 मार्क्स का 1 प्रश्न है, 5 मार्क्स का 1 प्रश्न है। तो यहां पर आपको कुल 15 अंक हो जाता है और 15 अंक आवंटित है इस इकाई पर। 15 नंबर कैसे लेना है चलिए आपको सिखाता हूं और दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट बिना देरी करके बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। तो यहां पर हमने 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखे हैं, 20 वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय भी इसमें शामिल है। तो इनकी सहायता से आप सिर्फ 3 नंबर नहीं लोगे, 2 नंबर के यहां 2 प्रश्न आते हैं तो 4 अंक, और ये 3 4 3 7 से 7 नंबर नहीं मिलेंगे। इन दोनों की सहायता से इन 7 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इन 7 की सहायता से बाकी के भी आप नंबर 8 नंबर हासिल कर सकते हो। कैसे, मैं यहां बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रभावशीलता का अर्थ क्या होता है? प्रभावशीलता का अर्थ है प्रबंधन, संगठन, प्रशासन, समन्वय का रूप। जी हां, प्रभावशीलता का अर्थ है प्रबंधन, संगठन, प्रशासन, समन्वय का रूप। ये किसका अर्थ है भाई? प्रभावशीलता का अर्थ है। दूसरा, मानक का अर्थ क्या होता है? मानक का अर्थ होता है मापदंड। क्या अर्थ होता है मानक का? मापदंड होता है। तीसरा, आकलन का अर्थ क्या है? किसी भी विषय की सटीक जानकारी होना आकलन कहलाता है। क्या कहलाता है? आकलन। जी हां, किसी विषय की, किसी कार्य की सटीक जानकारी होगी तो उसे आकलन कहते हैं। अगला देखिए, संप्रेषण द्वारा तथ्यों को कैसा बनाया जाता है? सामान्य बनाया जाता है। संप्रेषण द्वारा तथ्यों को बनाया जाता है सामान्य। याद रखिएगा, संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न संप्रेषण से जुड़े हुए हैं, इसमें आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, संप्रेषण को मेरे दिमाग बात में डाल लीजिए कि संप्रेषण द्वारा तथ्यों को भाई सामान्य बनाया जाता है। संप्रेषण द्वारा तथ्यों को क्या बनाया जाता है? सामान्य, या सामान्य बनाया जाता है तथ्यों को किसके द्वारा? संप्रेषण के द्वारा। तो ऐसे घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, देखते हैं अगला। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं भाई? 2 प्रकार। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2, कुल 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण, ध्यान रखिएगा। अगला, संप्रेषण की भौतिक बाधा क्या है? संप्रेषण जो होता है उसकी भौतिक बाधा मतलब उसमें रुकावट क्या है? तो उसमें भौतिक बाधा है शोर, दूरी, अदृश्यता। जी हाँ, संप्रेषण यानी कि सीखना, सीखते हैं तो हम उसमें क्या क्या रुकावटें आती है? तो भाई शोर, अगर बहुत शोर होगा तो हम सीख नहीं पाएंगे। दूरी होगी किसी भी चीज को, आप मान लीजिए शिक्षक पढ़ा रहा है और कक्षा में आप सबसे अंतिम बहुत दूरी बैठे हुए हैं तो सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो शोर, दूरी और अदृश्यता, स्पष्ट नहीं दिखेगा आपको, मान लीजिए चश्मा लगा है या बोर्ड पे लिखा हुआ वो छोटा है तो नहीं दिखेगा, तो नहीं सीख पाएंगे। तो शोर, दूरी, अदृश्यता जो है ये संप्रेषण की भौतिक बाधा है। अगला देखिए, मौखिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के। मौखिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, अशाब्दिक संप्रेषण कौन सा है? अशाब्दिक संप्रेषण है ध्वनि, दृष्टि, स्पर्श।
अशाब्दिक संप्रेषण है ध्वनि दृष्टि स्पर्श। अशाब्दिक संप्रेषण ध्वनि दृष्टि स्पर्श। अशाब्दिक बिना शब्द के बोले ही छूना, देखना, सुनना, बिना बोले आपको अगर समझना है किसी को तो भाई उसकी आवाज सुन लो, उसको छू लो और उसको देख लो। उदाहरण के तौर पर मैं आपको आंख बंद करके बोलूं, आंख बंद करके रहो और इसको छुओ, हाँ ये पेन है, छू के पता चल गया है ना। स्पर्श करके किसी चीज को देख के बता सकते हो, हाँ ये तो द लिखा हुआ है ना। तो ये इसे कहते हैं अशाब्दिक संप्रेषण ध्वनि दृष्टि स्पर्श। अगला देखिए, अध्यापक शिक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अध्यापक शिक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? कुल 14 सदस्य। कितने? 14, 14 याद रखिएगा। अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल 14 सदस्य होते हैं। अगला देखिए, संप्रेषण द्वारा तथ्यों को सामान्य बनाया जाता है और सामान्य बनाया जाता है तथ्य को संप्रेषण के द्वारा। बताया था मैंने, घुमा फिर के पूछ देगा, यहां देख लो भाई, पूछ दिया यहां पर, संप्रेषण द्वारा तथ्य को सामान्य बनाया जाता है। अगला देखिए, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, याद रखिएगा। पुस्तकालय जो होता है किसी भी स्कूल का जान होता है, हृदय होता है, तो पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है। और ये कथन ना किसी महान व्यक्ति ने कहा है, ये भाषा विज्ञान ये कथन है किसका है? किलपैट्रिक का। यहां पर देख लो, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय, ये कथन है किलपैट्रिक का। ऐसा भी सवाल पूछता है तो विद्यालय जो है, पुस्तकालय जो है विद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है? किलपैट्रिक का है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। शाला की प्रभावशीलता का क्या अर्थ होता है? भाई जो शाला होती है उसकी प्रभावशीलता का क्या अर्थ है? शाला की प्रभावशीलता का अर्थ है विद्यालय का प्रभाव। क्या अर्थ है? विद्यालय का प्रभाव। शाला की प्रभावशीलता का अर्थ होता है विद्यालय का प्रभाव होना। मैंने आपको पहले बताया था कि शाला के ऊपर बड़ा जुड़ा रहेगा, शाला की प्रभावशीलता से बहुत जुड़ा रहेगा, बताया था मैंने। भाई शाला की प्रभावशीलता का अर्थ होता है शाला का प्रभाव पड़ना, विद्यालय का प्रभाव पड़ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, समावेशन का अर्थ लिखिए। ये 1 नंबर के लिए और 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। समावेशन का अर्थ क्या होता है? समावेशन का अर्थ होता है किसी भी व्यवस्था का अंग होना या उसमें समाविष्ट है, यानी उसमें समाहित होना, ठीक है, उसमें मिला होना, जुड़ा होना। तो समावेशन का अर्थ होता है किसी व्यवस्था का अंग होना, उसका भाग होना, पार्ट होना और उसमें समाविष्ट समाहित होना। तो समावेशन का अर्थ हो गया किसी व्यवस्था का अंग होना या समाविष्ट होना। अगला, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय कथन है किलपैट्रिक का, पहले हम जानते हैं। उसके बाद देखिए, अखिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1957 में। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। तो 1957 में भाई अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई है। अगला देखिए, निर्देशन क्या है? निर्देशन क्या है? व्यक्तिगत सहायता है। निर्देशन जो है वो व्यक्तिगत सहायता है। निर्देशन क्या है? व्यक्तिगत सहायता है, यानी कोई निर्देश देता है तो हमारी सहायता करता है ना, ये करो, ऐसे हो जाएगा, वैसे करो। जैसे मैं आपको भी निर्देश दे रहा हूं, समझा रहा हूं कैसे लिखने होते हैं डीएड का, है ना, तो आपको मैं व्यक्तिगत सहायता दे रहा हूं, मैं व्यक्ति हूं और मैं आपको सहायता दे रहा हूं। तो निर्देशन जो है वो व्यक्तिगत सहायता होता है। अगला देखिए, व्यक्तित्व मापने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पहले भी हम पढ़ चुके हैं। व्यक्तित्व नापने, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व नापना है, उसका नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर नापना है, पर्सनालिटी नापनी है, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रक्षेपण विधि। कौन सी विधि? प्रक्षेपण विधि। अगला देखिए, शाला कैलेंडर में वर्ष भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा होती है। शाला कैलेंडर में क्या होता है? तो शाला कैलेंडर में वर्ष भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा, साल भर में कब क्वार्टरली एग्जाम होंगे, कब अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, कब फेयरवेल होगा, कब छुट्टी रहेगी, ये सारी चीजें जो है ये सब शाला कैलेंडर में पहले से बना ली जाती है। साल भर में क्या होगा स्कूल में ये बता दिया जाता है। उसके पश्चात नवोदय विद्यालय का संचालन कौन करता है? भाई तो स्थानीय सरकार करती है, वहां की स्थानीय सरकार। नवोदय विद्यालय का संचालन कौन करता है? वहां की स्थानीय सरकार करती है। अगला देखिए, एक शिक्षण प्रतिमान किस पर आधारित है? शिक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ, एक शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। एक शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। तो ये हो गए कुल 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, प्रभावशीलता का अर्थ है प्रबंधन, संगठन, प्रशासन, समन्वय का रूप। मानक का अर्थ होता है मापदंड। आकलन का अर्थ है किसी कार्य की सटीक जानकारी होना। संप्रेषण द्वारा तथ्य को बनाया जाता है सामान्य। संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं। संप्रेषण की भौतिक बाधाएं हैं, शोर, दूरी, अदृश्यता। मौखिक संप्रेषण भी 2 प्रकार का है, संप्रेषण भी 2 प्रकार का है। अशाब्दिक संप्रेषण है ध्वनि, दृष्टि, स्पर्श, बिना बोले, ठीक है। अध्यापक शिक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? भाई 14 सदस्य। संप्रेषण द्वारा तथ्य को सामान्य बनाया जाता है। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है। पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है। शाला की प्रभावशीलता का अर्थ है विद्यालय का प्रभाव। फिर समावेशन का अर्थ लिखिए, किसी व्यवस्था का अंग होना है, उसमें समाविष्ट होना ही समावेशन है। उसके पश्चात पुस्तकालय विद्यालय का हृदय कथन किसका है? किलपैट्रिक का है। उसके पश्चात अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1957, सन 1957 में हुई। उसके पश्चात निर्देशन क्या है? तो भाई व्यक्ति की सहायता को ही निर्देशन कहा जाता है। व्यक्ति की सहायता जो होती है उसे निर्देशन कहा जाता है। व्यक्ति को मापने की सबसे अच्छी विधि प्रक्षेपण विधि।
फिर शाला के कैलेंडर में वर्ष भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा होती है। फिर नवोदय विद्यालय का संचालन स्थानीय सरकार करती है और एक शिक्षण प्रतिमान शिक्षक के स्थान पर निर्धारित करता है। तो ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहां से आपको 5 नंबर 7 नंबर गारंटेड मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी देता हूं। तो यहां आप पॉज करके लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड होता हूं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम बढ़ते हैं अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की ओर। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत जरा से भी आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लेक्चर लेकर आऊं आगे तो कोई वीडियो आप मिस ना करें, सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। स्टूडेंट चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है विद्यालय की प्रभावशीलता की विशेषताएं लिखिए। विद्यालय की जो प्रभावशीलता होती है उसकी क्या विशेषता होती है, क्या क्या उसमें होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है व्यापक क्षेत्र, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी कि बहुत जगहों पर इसका असर दिखाई देगा। यानी विद्यालय का प्रभावशीलता जो है सभी जगह नजर आएगी। ऐसा नहीं कि विद्यालय से सिर्फ पढ़ाई में बच्चों को असर दिखेगा, पढ़ाई के अलावा बहुत सी चीजों पे बच्चों के असर दिखेगा। फिर सर्वोत्तम प्रबंधन, यानी सबसे बढ़िया प्रबंधन करना सीखते हैं भाई, मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से सीखते हैं, प्रबंधन करना, संभालना। सर्वोत्तम संगठन, ग्रुप बनाना, क्लास में पूरा अच्छा ग्रुप होता है, संगठन होता है, तो उसको बनाना सीखना। सर्वांगीण विकास, यानी चारों तरफ का विकास होना, ये सब कुछ इसमें सीख पाएंगे। साथ ही साथ सार्थक परिणाम, यानी कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी इतना सब बालक जो छात्र जो है ये सीख पाता है शाला की प्रभावशीलता, यानी शाला के प्रभाव से। यानी स्कूल में अगर छात्र जाएगा, स्कूल में बच्चा जाएगा तो ये सारी चीजें सीख पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। समावेशी शिक्षा पर निबंध लिखिए। भाई समावेशी शिक्षा जो होती है उस पर एक निबंध लिखिए, यानी थ्योरी लिखनी है आपको ढेर सारी। तो कैसे लिखेंगे? पहला, भाई समावेशी शिक्षा अगर करनी है तो ऐसे शिक्षक की, ऐसे अध्यापक की व्यवस्था कीजिए जो परिभ्रामी हो। जहां परिभ्रामी अध्यापक की व्यवस्था, ताकि जो विकलांग बच्चे हैं, जो पढ़ने के लायक नहीं है, जो स्कूल नहीं आ सकते, उनके घरों तक, उन तक स्वयं पहुंचकर अध्यापक पढ़ा पाए। समाज सेवियों की व्यवस्था करनी चाहिए जो समाज सेवा कर सके, यानी छात्रों को पैसा दे सके पढ़ने के लिए, उनकी जरूरतें पूरी कर सके, स्कूल बस्ता, पेन, किताब, कॉपी ये दे सके। साथ ही साथ अतिरिक्त कक्षा का निवारण होना चाहिए, अतिरिक्त कक्षा लगनी चाहिए जहां पर ऐसे लोगों को खास तरीके से पढ़ाया जा सके बिठा के। साथ ही साथ समेकित कक्षा, यानी कि डाउट क्लास जिसे कहते हैं, यानी नॉर्मल पढ़ाई अगर हुई, शिक्षक ने पढ़ाया तो वो किसी को नहीं समझा, कक्षा के कुछ छात्र ऐसे भी जिनको नहीं समझा होगा तो उन्हें छोड़ नहीं देना है, उनके अलग से डाउट क्लास करना है ताकि उन बच्चों को पढ़ाया जा सके। साथ ही साथ आवासीय विद्यालय के भी रखना चाहिए। आवासीय विद्यालय यानी ऐसा स्कूल बनाना चाहिए जहां पर छात्र रह सके, हॉस्टल जैसा, और पढ़ सके। जिनके पास घर पे रहने की व्यवस्था ना हो या आने जाने की ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना हो, वो लोग वहां रहकर पढ़ सकें। तो ये समावेशी शिक्षा पर निबंध आप ध्यान सकते हैं। ऐसा अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा में विविध मूल्यांकन विधियों का वर्णन कीजिए। तो समावेशी शिक्षा होती है, उसके जो विविध मूल्यांकन विधि है, कैसे मूल्यांकन करेंगे, पढ़ाने के बाद हम उसे कैसे जांचेंगे क्या सही गलत है, तो उस विधियों का वर्णन कीजिए। तो पहला तो मौखिक परीक्षण, हम छात्र को जो पढ़ा देते हैं पहला मौखिक परीक्षण ले सकते हैं, यानी ओरली उनसे पूछ सकते हैं कि बताओ मैंने अभी क्या बताया, बताओ ये कैसे होता है, तो छात्र बताएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ उसको सीखा है कि नहीं, उसको समझ में आया या नहीं। दूसरा प्रश्नोत्तर विधि, हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं कई प्रकार के, बताइए भाई उत्तर दीजिए, या प्रश्न बोलेंगे आप सब उत्तर लिखिए, ये भी हो सकता है। और कहानी कहना, हम कहानी कह सकते हैं और कहानी कहकर उससे पूछ सकते हैं कहानी के रूप में, बताओ कि पाठ कैसा था, ऐसा भी। बोलकर पढ़ना, वर्णन करना, ये सारी बातें जो है इनसे हम मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, उनको जांच परख सकते हैं कि छात्र कैसा है। आप देखेंगे शिक्षक क्लास में किसी छात्र को खड़ा होने कह देते हैं, पाठ पढ़ने बोलते हैं, उंगली रखकर वहां से पढ़ो, है ना। तो इससे पता चलता है छात्र को पढ़ने आता है कि नहीं है, उसका ध्यान है कि नहीं है। ठीक। अवलोकन लिखे, अवलोकन यानी कि देख सकते हैं छात्र पढ़ रहे कि नहीं, क्लास में घूमकर कॉपियां चेक कर, इसको अवलोकन विधि कहते हैं, जांचना। और लिखित परीक्षण, हम उनसे रिटर्न टेस्ट भी ले सकते हैं लिखित, कि हाँ कुछ सवाल दे देंगे लिख के बताओ, या शामपट बुला सकते हैं बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे बुला के चलिए लिखिए यहाँ पर, तो लिखित परीक्षण भी ले सकते हैं। तो इन तरीके से हम विविध तरीके से विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकते हैं, विधियां हैं। अगला, शाला की प्रभावशीलता का आकलन। जी हाँ, शाला की जो प्रभावशीलता यानी स्कूल का जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, उसका आकलन करना है। कैसे? भाई शाला की प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, अगर शाला की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है, बढ़िया से मैनेजमेंट हो रहा है, तो बढ़िया स्कूल चल रही है। दूसरा, भाई शाला की वित्तीय व्यवस्था देखिए, क्या स्कूल में पैसे, वित्तीय सहायता जो सरकार से धनराशि आ रही है, शिक्षकों का पेमेंट और बाकी मध्याह्न भोजन जो मिलता है, मिड डे मील, उसको खर्चा सब कुछ मिल रहा है अगर है तो बढ़िया है। भौतिक संसाधन, खेल का सामान है, पढ़ाई लिखाई का सामान, बेंच, टेयर, कुर्सी, ये तो सब तो है। भौतिक संसाधन होंगे तो हम मानेंगे कि हाँ भाई शाला की अच्छी प्रभावशीलता है। साथ ही साथ शाला की शैक्षिक व्यवस्था, पढ़ाई अच्छी हो रही कि नहीं, रिजल्ट अच्छा आ रहा है नहीं, परीक्षा परिणाम सही आ रहे कि नहीं, बच्चे ज्यादा फेल तो नहीं हो रहे, ये बातें। साथ ही साथ शाला में छात्रावास भी होना चाहिए, वहां पे शाला का जो छात्रावास है, हॉस्टल की सुविधा कैसी है, वहां पे छात्राओं
वहां जो छात्र छात्राएं रहते हैं उन्हें अच्छी सुविधा मिल रही है या नहीं, ये सारी बातें इसमें देखी जाती है। अगला, विद्यालय की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। भाई विद्यालय की प्रभावशीलता कैसे प्रभावित होगी, ये सारे पॉइंट सेम टू सेम यही है। जी हाँ, ये प्रश्न यही है, आपको लिखना क्या है कि अगर शाला की प्रावस्तिक व्यवस्था सही नहीं है तो प्रभावशीलता प्रभावित होगी, सही है तो भी प्रभावित होगी। तो आप इन सब कारणों को लिख सकते हैं, यानी वो कारण जिससे शाला की प्रभावशीलता प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, आप अपने दिमाग से लिखिएगा कैसे, कौन से बातों से, कौन से कामों से स्कूल का एजुकेशन खराब होता है या अच्छा होता है, किन कारणों से पढ़ाई बाधित होती है, वो कारण आप लिख सकते हैं। तो सारे के सारे शाला की प्रभावशीलता के प्रभावित करने वाले कारक में आते हैं। बहुत आसान है लिखना, अपने मन से पूरा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय प्रभावशीलता के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। विद्यालय की प्रभावशीलता के प्रमुख सिद्धांत, तो ये सिद्धांत वही होंगे। कौन से सिद्धांत होंगे? समानता का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, वित्तीय सिद्धांत। तो वो सारे जो होंगे हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, वो सारे डिसिप्लिन, अनुशासन का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, है ना, ये सारे जो है ये सारे ये प्रमुख सिद्धांत होंगे। एक को लिखना है, उसको 3-3, 4-4 लाइन में डिस्क्राइब कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन्हें कंठस्थ कर लीजिए, किताबों से, गूगल से पढ़ लीजिए, वीडियोस देखकर पढ़ लीजिए, साथ ही साथ आप पूरी अच्छी तैयारी कर लीजिए, तो आपको 15 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये यूनिट होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर। अगर आपको और भी वीडियोस, न्यूज, फैक्ट चाहिए तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, मेरे फेसबुक पेज की, इंस्टाग्राम पेज की, जहां पे आप फर्स्ट हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें दूसरे सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो इकाई 2 की, जिसका नाम है शाला प्रभावशीलता और शालेय मानदंड। और इसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आपकी वीडियो जरा सी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ आप अन्य विषयों के वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप नोट चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे जिन्हें पढ़कर आप परीक्षा में आसानी से 80 से 90% गेन कर पाएंगे। बहुत अच्छे से डेढ़ की परीक्षा पास कर पाएंगे, बहुत ही कम दाम में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।